हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की जो प्राचीन डायनेस्टीज़ हैं, यानी कि उनसे रिलेटेड। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अपने आप में। ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स की, इवन जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो यूपीएससी के प्री एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और एमपीएससी की, और साथ ही साथ जो भी दूसरे स्टेट सर्विस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, ये सब के लिए। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि भारत की प्राचीन ठीक है डायनेस्टीज़ की। ओके, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले है हरियनका डायनेस्टी। ठीक है, हरियनका डायनेस्टी यानी कि जो कि 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक थी। ठीक है, इसके जो राजा थे, कौन कौन थे, वो है बिम्बिसारा। ठीक है, जो 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक रहे थे। फिर उसके बाद अजातशत्रु जो कि 492 बीसी से 460 बीसी तक थे। फिर उदयन जो कि 460 बीसी से 440 बीसी तक है। ठीक है, तो बिम्बिसारा जो कि फाउंडर थे हरियनका डायनेस्टी के, जो कि फाउंडर थे। ठीक है, बिम्बिसारा जिन्हें श्रोणिका भी बोला जाता था। ठीक है, बिम्बिसारा ही वॉज द फाउंडर ऑफ हरियनका डायनेस्टी। ठीक है, ये फाउंडर थे। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, यानी कि जब गौतम बुद्ध थे उसी वक्त ये भी थे। ठीक है, उसी टाइम पर। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध और बिम्बिसारा दोनों एक ही समय पर थे। ठीक है, ही मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ कोसाला। ठीक है, कोसाला देवी महाकोसाला सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत। इन्होंने शादी की थी कोसाला की राजकुमारी से। ठीक है, जिनका नाम था कोसाला देवी, और उन्हें महाकोशाला भी बोला जाता था, जो कि बहन थी प्रसन्नजीत की। ठीक है, जो प्रसन्नजीत यानी कि जो कोसाला के राजा थे। और लिची छवि, ठीक है, जो कि सिस्टर थी चेटका की। ठीक है, और मद्रा जो कि बेटी थी मद्रा किंग की। ठीक है, इन्होंने इन तीन राजकुमारियों के साथ शादी की थी, बिकॉज इनका जो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट था इस तरीके से शादी करना। ये क्या करते थे कि शादी करके, ठीक है, अपना जो राज्य है उसका विस्तार करना। ठीक है, शादी करके क्या होगा कि एक रिलेशन बन जाएगा दूसरे राज्य से, तो आक्रमण नहीं होगा। ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, और इस तरीके से इस प्लानिंग के तहत, इस स्ट्रेटजी यानी कि कूटनीति बोल सकते हैं इसे, इसके तहत ये लोग वर्क किया करते थे उस समय के राजा महाराजा। ठीक है, ही गेन्ड काशी एज अ डाउरी फ्रॉम द प्रसन्नजीत एंड कॉन्क्योर अंगा। ठीक है, इन्हें काशी दहेज में मिली थी प्रसन्नजीत से। ठीक है, प्रसन्नजीत जो कि कोसाला के किंग थे, जब इन्होंने उनकी बहन कोसाला देवी से शादी करी तो उन्होंने दहेज में, ठीक है, बिम्बिसारा को काशी दे दिया था, और इन्होंने कब्जा किया था अंगा पर। ठीक है, अंगा देश था वहां पर इन्होंने कब्जा किया था, यानी कि कॉन्क्योर्ड, इट मीन्स कि कंट्रोल ले लिया था मिलिट्री के द्वारा। कंट्रोल करना, किसी देश पर जबरदस्ती कंट्रोल करना, हमला करना, और उसके बाद उस पर कब्जा जमाना। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज अ सेनिया। इन्हें सेनिया भी बोला जाता था, और ही वॉज द फर्स्ट हु हैड अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। ये पहले थे जिनकी की एक रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा वॉज अ राजगिरा। जो पहले कैपिटल हुआ करती थी मगध राज्य की, वो राजगिरा थी। ठीक है, जिसको गिरवराजा क्या कहा जाता था। ठीक है, ओके, अब है अजातशत्रु। ठीक है ना, अजातशत्रु जिन्हें कि कुनिका भी बोला जाता था। अजातशत्रु जो कि बिम्बिसार का बेटा था, जिसने अपने पिताजी बिम्बिसार को मार दिया था, उसके बाद गद्दी पर वो बैठा था। ठीक है, जैसे कि अजातशत्रु किल्ड हिज फादर बिम्बिसारा एंड सीज्ड द थ्रोन। ही फॉलोड द एग्रेसिव पॉलिसी एंड गेन द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द काशी बाय अटैक ऑन द प्रसन्नजीत ऑफ कोसाला। ठीक है, इसने क्या किया था कि अग्रेसिव पॉलिसीज को, यानी कि अटैक वाली जो पॉलिसीज हैं उसको, उस पर वर्क किया था, और उसके चलते इसने कंप्लीट कंट्रोल यानी कि पूर्ण तरह से कब्जा कर लिया था काशी पर। ठीक है, काशी पर हमला करके, और उस वक्त प्रसन्नजीत जो कि काशी कोसला का राजा हुआ करता था।
ठीक है ना। तो यानी कि जो कोसला का राजा था प्रसन्नजीत, उस पर हमला करके इसने काशी के ऊपर पूरा कंट्रोल लिया था। ये वही काशी है जिसको बिंबिसार को प्रसन्नजीत ने दहेज में दिया था। ठीक है, यानी कि प्रसन्नजीत अजातशत्रु का मैटरनल अंकल था, यानी कि मामा था, लेकिन इसने किसी भी रिलेशंस की परवाह किए बिना अपने मामा पर ही हमला करवा दिया। ठीक है, हमला कर दिया। द वाजी कॉन्फेडरेशंस वाज हिज नेक्स्ट टारगेट। और जो वाजी कॉन्फेडरेशन था, यानी कि कॉन्फेडरेशन यानी कि बोल सकते हैं कि महासंघ। ठीक है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी पार्टीज या ग्रुप आपस में यूनिट बनाते हैं, आपस में मतलब कि एक यूनिट बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ताकि तो वो सबके लिए मैच्युअल बेनिफिट्स के लिए, ताकि तो वो अटेन कर सके अपने मैच्युअल बेनिफिट्स को। तो इन्होंने क्या करा कि एक वाजी कॉन्फेडरेशन, यानी कि वाजी जो महासंघ था, ठीक है, ठीक है, वो उसका नेक्स्ट टारगेट था। द वॉर वॉज लेंथी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 16 ईयर्स। जो ये वॉर थी ये काफ़ी लंबी चली थी, लेकिन उसके 16 ईयर्स तक, 16 साल तक कंटिन्यूस वॉर की थी। लेकिन उसके बाद ये कामयाब रहा अजातशत्रु वाजी को हराने में। ठीक है, तीन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसने कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वाजी को हराने में, वो था सुनिधा, ठीक है, और वत्साकर जो कि इसके डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे, ठीक है, जो उसको एडवाइस देते थे। और दूसरा क्या था, दूसरा था रथा मुसाला जो कि किंग चैरियट यानी कि किंग का रथ था। ठीक है, फिर है महाशिला कंटका, ठीक है ना, जो एक वॉर इंजन था। ठीक है, हाँ, ही बिल्ट द फोर्ट ऑफ अ राजगिरहा एंड अ वॉच फोर्ट जल दुर्ग एट अ विलेज कॉल्ड पटाली ऑन द बैंक ऑफ गंगा। ठीक है, इसने क्या करा कि एक राजगिरह में एक किला बनाया और साथ ही साथ एक वॉच फोर्ट यानी कि जिससे एक जल दुर्ग बनाया, जिससे कि वॉच फोर्ट यानी कि निगरानी रख सके और लोगों में, जहाँ से ये सारी जगहों पर निगरानी रख सकता है, देख सकता है। ठीक है, एट अ विलेज, इस गांव में जिसको पटाली बोला जाता है, जो कि गंगा नदी के किनारे था। ठीक है, उसके बाद आए उड्डयन, अजातशत्रु जो कि उसके बेटे सक्सीड करा। ठीक है, उसके बेटे उड्डयन ने, अजातशत्रु के बाद उसका जो बेटा था उड्डयन, ठीक है, वो राजगद्दी पर बैठा। एंड ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिटी पाटलिपुत्रा एट द कन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा रिवर, शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगिरहा टू पाटलिपुत्र। ठीक है ना, इसने क्या करा कि पाटलिपुत्र जो सिटी है उसका फाउंडेशन किया, उसको बनाया। ठीक है, उड्डयन ने जो सिटी पाटलिपुत्रा जो सिटी है उसका फाउंडेशन स्टोन इसने रखी, यानी कि उसकी नींव इसने रखी। ठीक है, और उसके साथ ही क्या हुआ कि इसने क्या करा कि अपनी कैपिटल को राजगिरहा से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। ठीक है, बिकॉज इसलिए क्योंकि वहां पे गंगा और सोन नदी का संगम था, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अ गंगा एंड सोन रिवर, यानी कि गंगा और सोन रिवर क्या संगम था, जिसकी वजह से इसने क्या करा कि अपनी कैपिटल को राजगिरहा से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया, यानी कि गंगा और सोन नदी का संगम पाटलिपुत्र में था। तो ये जो जियोग्राफिकल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाटलिपुत्र शायद उस वक्त बेटर एक ऑप्शन रहा होगा, ठीक है, उसको अपनी राजधानी बनाना उसके लिए। ही वॉज सक्सीडेड बाय द अनुरुद्धा, मुंडा एंड नागा दासक रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद अनुरुद्धा आया, मुंडा आया और नागा दासक, ठीक है, और ये तीनों राजा बने। एंड ही टेम्परेरी शिफ्टेड देयर कैपिटल टू वैशाली, और इसने क्या करा कि टेम्परेरी तौर पर अपनी जो राजधानी थी उसको वैशाली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आया सिसु नागा डायनेस्टी, ठीक है, जो कि 412 बीसी से लेके 344 बीसी तक थी। नागा दासक, ठीक है, वॉज अ अनवर्थी रूलर। ठीक है, पीपुल गॉट डिस्गस्ड एंड इलेक्टेड द शिशु नागा एज अ किंग, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ द लास्ट किंग। ठीक है, जो नागा दासक जो कि लास्ट राजा था, ठीक है, हरियाणा डायनेस्टी का, वो काफी अनवर्थी था, यानी कि वो राजा बनने के लायक ही नहीं था। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या करा कि उसको हटा दिया
और इलेक्ट चुना शिशुनागा को एज अ राजा। और शिशुनागा जो कि मिनिस्टर था इस लास्ट किंग की सभा का या असेंबली में ही मिनिस्टर था। ठीक है। The achievement of the Sisunaga was the destruction of a प्रद्योता डायनेस्टी ऑफ अवंती। जो अचीवमेंट थी यानी कि क्या प्रगति करी शिशुनागा ने, क्या क्या हासिल किया, वो क्या किया कि इसने क्या क्या डिस्ट्रक्ट कर दिया यानी कि बर्बाद कर दिया प्रद्योता डायनेस्टी को, जो कि अवंती की डायनेस्टी थी। ठीक है, अवंती में। ठीक है, अवंती भी एक राज्य था और उस टाइम पर प्रद्योता डायनेस्टी वहां पर रूल कर रही थी। दिस वाज द एंड ऑफ द 100 years ओल्ड राइवलरी बिटवीन द अवंती एंड मगध। तो ये चीज ने अंत किया जो 100 साल पुरानी दुश्मनी थी अवंती और मगध के बीच में। ठीक है, लेटर अवंती बिकम द पार्ट ऑफ मगध, और उसके बाद अवंती वो मगध का ही एक पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया। ही वाज सक्सीडेड बाय द कालाशोका, काकावर्ना। ठीक है, अभी ठीक है, जो शिशुनागा था वो सक्सीड हुआ। ठीक है, उसके बाद कालाशोका यानी कि जिसको काकावर्ना बोला जाता है वो राजगद्दी पर बैठा। एंड ड्यूरिंग द कालाशोका रीजन द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन वैशाली। ठीक है, कालाशोका के रीजन में क्या हुआ, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हेल्ड हुई वैशाली में। ठीक है, जो कि 383 BC। फ्रेंड्स, ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इनमें से क्वेश्चंस आता है कि फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, सेकंड कहाँ पे हुई थी और तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी। तो जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो कि वैशाली में हुई थी 383 BC में, वो कालाशोका के टाइम पे हुई थी। और जो कालाशोका था वो शिशुनागा डायनेस्टी का राजा था। ठीक है, अब है नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी जो कि 343 BC से लेके 323 BC तक थी। ठीक है, द शिशुनागा डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय द महापद्मा। ठीक है, शिशुनागा डायनेस्टी को ओवरथ्रोन किया यानी कि हटा करके कौन राजा बना, महापद्मा। ठीक है, जिसने कि नंदा डायनेस्टी को की स्थापना की। ठीक है, हाँ, फिर महापद्मा इज नोन एज द सर्वक शांत्रक। ठीक है, सर्वक शांत्रक। ठीक है, महापद्मा को सर्वक शांत्रक बोला जाता था। एंड अपरूटर ऑफ ऑल द क्षत्रिय एंड उग्रसेना, ओनर ऑफ अ ह्यूग आर्मी। इसे बोला जाता था कि अपरूटर था और क्षत्रिय, जितने भी क्षत्रिय थे उनका, और उग्रसेना यानी कि एक विशाल सेना, बहुत बड़ी सेना का ओनर। ठीक है ना। द पुराणास कॉल्ड महापद्मा इकरत द सोल ऑफ मोनार्च। ठीक है, जो पुराण बोलते हैं, पुराण जो है जो कि कहते हैं महापद्मा इकरत यानी कि द सोल ऑफ मोनार्च। ठीक है, सोल ऑफ मोनार्च का मतलब होता है कि सम्राट एकमात्र। ठीक है ना, एकमात्र मतलब कि पुराण से बोलते हैं कि ये एकमात्र सम्राट था। ठीक है ना, हाँ, उस समय का। ही ओवरथ्रोन ऑल द डायनेस्टीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिशुनागास। इसने क्या करा था कि सारी जो डायनेस्टीज थी, ठीक है ना, शिशुनागा के टाइम पे जो जो लोग राज कर रहे थे उन सारी डायनेस्टीज को इसने ओवरथ्रोन किया था, हटा दिया था। ठीक है, और डिस्क्राइब किया था, अपने आप को इसने डिस्क्राइब किया कि द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट साम्राज्य बिल्डर है ये, यानी कि इसने अपने आप को ये डिक्लेयर किया कि ये जो है वो इंडियन भारतीय इतिहास का साम्राज्य को बनाने वाला बंदा है। ठीक है, ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज लास्ट 8 सन एंड द लास्ट वन इज द धनानंद। ठीक है, इसके बाद इसके 8 बेटे आए। ठीक है, उसके बाद उन 8 लड़कों में जो सबसे लास्ट वाला था वो था धनानंद। ठीक है, इन द ग्रीक टेक्स्ट धनानंद आइडेंटिकल विथ अग्रमीज एक्सड्रेमस। ठीक है, अगर ग्रीक टेक्स्ट की बात करूं तो धनानंद को बोला गया था। ठीक है, उसमें उनको अग्रमीज की उपाधि मिली थी और एक्सेंड्रेमस की। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ धनानंद द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर टुक प्लेस इन द नॉर्थ। ठीक है, जब धनानंद रूल कर रहा था तो उस टाइम पर अलेक्जेंडर ने नॉर्थ में, भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 326 में आक्रमण किया था। यानी कि अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का, ठीक है, शासक था, यानी कि अलेक्जेंडर जिसको हम सिकंदर महान बोलते हैं। ठीक है, द नंदा डायनेस्टी केम टू एन एंड इन 322-21। नंदा डायनेस्टी जिसका अंत हुआ 322 और 21 में, और जिसे सक्सीड किया गया मौर्यन डायनेस्टी ने। ठीक है, तो धनानंद के बारे में कुछ स्टोरीज हैं जिसमें बोला जाता है कि ये बहुत ही मतलब कि
अनवर्थी शासक था, ठीक है, मतलब मदिरा में रहने वाला, लीन रहने वाला, उसे राज्य के कार्यों से कोई लेना देना नहीं, कौन आक्रमण कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब कि एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये राजा बनने लायक था ही नहीं धनानंद, ठीक है। हाँ, इसको राजगद्दी से कोई लेना, मतलब उसे सिर्फ शासन करने से मतलब है, राजगद्दी में बैठने से, लेकिन उसकी प्रजा पे क्या बीत रही है, उसे प्रजा का ध्यान नहीं देना, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है, इस चीज के बारे में उसे कोई ध्यान नहीं देना। और ठीक है, जो कौटिल्य थे, यानी कि जिन्हें चाणक्य बोला जाता था, वो धनानंद के राज्य में ही वो वहां पे अमात्य हुआ करते थे। लेकिन ऐसा हिस्ट्री में ऐसा पढ़ा गया है, ऐसा बताया गया है कि जो एक धनानंद था, इसने चाणक्य का अपमान करके उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया था। तो चाणक्य तब, क्योंकि चाणक्य को पता होता है कि ये ऐसा मतलब कि अनवर्थी शासक है, ठीक है, कि ये रूल करने लायक नहीं है, तो वो हमेशा इसके अपोज में खड़े रहते थे। तो इस चक्कर में इसने क्या करा कि चाणक्य को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। तो चाणक्य उस दिन कसम खाते हैं कि मैं किसी एक ऐसे बंदे को लेके आऊंगा, ठीक है, वापस आऊंगा और धनानंद पर आक्रमण करूंगा और वापस से मगध को वापस अपने कंट्रोल में लेके आऊंगा। क्योंकि चाणक्य का जो सपना था, जिन्हें ठीक है, एक अखंड भारत का था। वो चाहते थे कि पूरा भारत एक ही हो, पूरा भारत यूनाइट हो, पूरे भारत में एकता हो, ठीक है ना, टुकड़ों में ना बटे भारत। ओके फ्रेंड्स, अब है फॉरेन इन्वेजन, ठीक है, कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ईरानियन एंड पर्सियन इन्वेजन, ठीक है, ईरानी और पर्सियन लोग आए थे, जिसमें कि डेरियस इन्वेजन था जो कि 518 बीसी में हुआ था। डेरियस फर्स्ट, जिसे दारायु बाहु भी बोला जाता है, जिसने इस पेनिट्रेटेड इनटू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 516 और एनेक्स्ड द पंजाब वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध, ठीक है। इन्होंने पेनिट्रेट किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 500, ठीक है, ये घुसे थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 516 में, और इन्होंने कब्जा किया था, अपने कब्जा एनेक्स्ड किया था पंजाब को, वेस्ट ऑफ इंडस को और सिंध को, ठीक है। हाँ, यानी कि इन्होंने क्या करा था कि अपनी टेरिटरी यानी कि कब्जा करके अपने राज्य में इन्होंने ऑफिशियली उन पर कब्जा करके ऑफिशियली उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। इट हैज सेंट अ नेवल एक्सपीडिशन टू एक्सप्लोर द वैली ऑफ अ रिवर इंडस। साथ ही साथ इन्होंने क्या करा कि नेवल एक्सपीडिशंस को भेजा ताकि तो एक्सप्लोर कर सकें, यानी कि और ज्यादा जानकारी ले सकें रिवर इंडस, जो इंडस रिवर थी, ठीक है, उसके बारे में। इट गेव अ मोमेंटम टू अ इंडो ईरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने क्या करा कि एक गति दी, एक दिशा दी, एक गति दी भारत और ईरान के ट्रेड को, यानी कि बिजनेस को और कॉमर्स को, ठीक है। ईरानियन ब्रॉट इन इंडिया अ फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन एज अ खरोसी स्क्रिप्ट, ठीक है। ईरानियन इंडिया में लेके आए एक राइटिंग, यानी कि लिखने का एक तरीका, जिसको खरोसी स्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है। एक फॉर्म ऑफ राइटिंग लेके आए, ठीक है, एक मतलब कि लिखने का एक फॉर्म लेके आए, ठीक है, तरीका लेके आए, जिसको हमने खरोसी स्क्रिप्ट बोला, जिसे जो कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है ना, यानी कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। द खरोसी स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन द 4th सेंचुरी एडी। ये जो खरोसी स्क्रिप्ट थी जो यूज होती थी 4th सेंचुरी एडी में नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है। The monument of Ashoka time, especially the bell-shaped capitals, owed something to the Iranian models and influence on preamble of Ashoka edicts, as well as a certain word are used in them, ठीक है। जो अशोका के टाइम के जो मॉन्यूमेंट्स थे, यानी कि जो भी आर्किटेक्ट किया था अशोका ने, उनमें स्पेशली एक बेल शेप्ड कैपिटल है, ठीक है, जो कि ईरानियन मॉडल्स के बारे में हमें बताती है, ठीक है। ईरानियन का मॉडल्स क्या था और मतलब कि उनका इन्फ्लुएंस, यानी कि उनका क्या प्रभाव पड़ा था इंडिया पर, ठीक है, उस चीज के बारे में वो बताते हैं, ठीक है। उसमें उस चीज के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है अशोका के जो एडिक्स हैं, एडिक्स यानी कि अशोका के जो शिलालेख हैं उन पर, इनके बारे में लिखा गया है कि ईरानी मॉडल्स का क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और साथ ही साथ
द सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड इन देम, और काफी सारे शब्द जो है उनमें यूज किए गए हैं, ठीक है। मैसिडोनियन इन्वेजन, अलेक्जेंड्रा इन्वेजन 326 बीसी, यानी कि मैसिडोनिया इन्वेजन अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, जिसने 326 में भारत पर हमला किया था, आक्रमण किया था, और ये मैसिडोनिया का शासक था, ठीक है। तो 4th सेंचुरी बीसी में द ग्रीक एंड द ईरानियन फॉट फॉर द सुपरमेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 4वीं शताब्दी में जो हो रहा था 4th सेंचुरी बीसी में, ठीक है, जो ग्रीक थे और ईरानियन जो कि आपस में लड़ रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, ताकि तो वो वर्ल्ड पर उन दोनों में से कोई एक चाहता था कि वो कंप्लीट पूरी तरीके से कब्जा कर सके विश्व में, ठीक है। तो अलेक्जेंडर द किंग ऑफ द मैसिडोनिया कन्क्योर्ड, ठीक है, अलेक्जेंडर जो कि मैसिडोनिया का राजा था, इसने केवल एशिया माइनर पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि इराक पर, ईरान पर, सब जगह, और साथ ही साथ ये भारत की तरफ मूव करने लगा, क्योंकि यहाँ की जो ग्रेट वेल्थ थी, यानी कि जियोग्राफिकली भी जो भारत काफी आगे था उस वक्त, मतलब कि काफी अच्छी यहाँ की जियोग्राफी थी, ठीक है, बिजनेस के पर्पज से, और काफी अमीर हुआ करता था उस वक्त भारत, ठीक है। यहाँ पे सोना, गोल्ड, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मिलती थी, तो ये सारी वेल्थ इसको अट्रैक्ट करने लगी, तो ये भारत की तरफ बढ़ने लगा। The two well-known Ambi and the Prince of Takshila Porus, whose kingdom lay between the Jhelum and Chenab, ठीक है, जो बहुत ही उस समय के, जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस टाइम पे दो राजा, एक तो तक्षशिला का राजकुमार अम्बी और पोरस, ठीक है, जिनका किंगडम, जिनका राज्य झेलम और चेनम नदी के बीच में था, ठीक है, जो काफी महान योद्धा थे, माने जाते थे उस वक्त, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ने मार्च किया इंडिया की तरफ, ठीक है, बढ़ने लगा खैबर पास, ठीक है। जो खैबर पास है ये अभी जो है ये आपका नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान पर आता है और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो व्हेन अलेक्जेंडर रीच्ड झेलम एंड मेट द फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंट फ्रॉम पोरस, ठीक है, जब अलेक्जेंडर झेलम नदी के किनारे झेलम पहुंचा तो उसने पहली बार एक ऐसे पोरस जैसे स्ट्रॉन्ग, मतलब कि स्ट्रॉन्ग राजा से उसका मुकाबला हुआ, जो कि उसे भारत में आने से रोक रहा था, ठीक है, जिद कर रहा था कि नहीं, तुम भारत में नहीं आ सकते, ठीक है। और तो अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस, मतलब कि अलेक्जेंडर ने हरा दिया था पोरस को, बट ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी एंड करेज ऑफ द इंडियन प्रिंस, लेकिन वो काफी इम्प्रेस हुआ था पोरस की बहादुरी और उसके साहस से, ठीक है। तो उसने क्या किया था कि अलेक्जेंडर ने बाद में सारा राजपाट जो उसने जीता था पोरस से, वो सारा उसे लौटा दिया था, ठीक है। अम्बी वॉज द रूलर ऑफ तक्षशिला सबमिटेड टू अलेक्जेंडर, अम्बी जो कि उस समय रूलर था तक्षशिला का, उसने लड़ने से पहले ही सबमिट कर दिया था अपने आप को अलेक्जेंडर को, ठीक है। उसने मना कर दिया था कि वो युद्ध नहीं करेगा। When he reached near Bees River, जब वो बीज नदी के किनारे पहुंचा तो he wanted to move towards the eastward, वो चाहता था ईस्टवर्ड की तरफ जाना, but his army refused to accompany him, लेकिन उसकी आर्मी ने मना कर दिया कि वो और आगे नहीं बढ़ सकती उसके साथ, ठीक है। अलेक्जेंडर जो कि रिमेन्स इन इंडिया फॉर 19 मंथ, अलेक्जेंडर भारत में 19 महीनों के लिए रहा था, यानी कि 326 से लेकर 325 बीसी तक। अलेक्जेंडर फॉरेन पॉलिसी वाज हिज इनकरेजमेंट ऑफ इंटररेशियल मैरिज and his dream to uniting the east west by the natural bond of marriage, ठीक है। अलेक्जेंडर की फॉरेन पॉलिसी थी, ठीक है, ये इंटररेशियल मैरिज पर इनकरेज कर रहा था, ठीक है ना, इस चीज पर ज्यादा जोर दे रहा था, और उसका ड्रीम ये था कि ईस्ट और वेस्ट को आपस में मिला देना, यूनाइट कर देना, एक कर देना, ठीक है। नेचुरल बॉन्ड ऑफ मैरिज, यानी कि शादियां कर करके सारे राज्यों को आपस में ईस्ट और वेस्ट को जोड़ देना, बिकॉज बाय द नेचुरल बॉन्ड ऑफ मैरिज, क्योंकि शादियां हो जाएंगी, जैसे इस राज्य के राजा की शादी अगर उस राज्य की दूसरे राज्य की राजकुमारी से होगी तो वो दोनों राज्य आपस में अपने आप ही जुड़ जाएंगे, नेचुरल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इन 324 बीसी ही रीच्ड इन पर्शिया, ठीक है, 324 में वो पर्सिया पहुंचा और वहां पर उसकी डेथ हो गई। अ नंबर ऑफ ट्रेड रूट आर ओपन बिटवीन द इंडिया एंड अफगानिस्तान, काफी सारे जो बिजनेस के रास्ते थे, ठीक है ना, व्यापार के जो रूट थे, रास्ते थे, वो खुल गए थे भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ईरान और एशिया माइनर के बीच में, ठीक है ना, है, ठीक है, एंड ईरान टू एशिया माइनर टू द पोर्ट्स अलोंग द मेडिटेरियन, ठीक है, ईरान और एशिया माइनर के बीच में पोर्ट के जरिए, यानी कि बंदरगाह के जरिए, ठीक है ना, अलोंग मेडिटेरियन के साथ, ठीक है। ही ऑल्सो ओपन द न्यू डोर फॉर द ग्रीक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साथ ही साथ इसने एक नया दरवाजा, एक नया रास्ता खोला फॉर ग्रीक
ग्रीक आर्ट और आर्किटेक्चर्स का, विच एट अ लेटर स्टेज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन आर्किटेक्चर। ठीक है, कुछ टाइम बाद लेटर स्टेज में जिस चीज ने भारत के आर्किटेक्चर पर काफी प्रभाव डाला, ठीक है, ग्रीक सभ्यता ने हमारे भारत का जो आर्किटेक्चर था, यानी कि हमारी ठीक है जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो हम स्तूपास वगैरह बना रहे थे, ये सारी चीजों पर काफी अपना प्रभाव डाला, जैसे कि गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ठीक है ना, ठीक है, और एस्ट्रोमनी, कॉइनेज, ईटीसी, जो कि कंसिडरेबली हेल्प अस इन द सॉल्विंग द क्रोनोलॉजिकल डिफिकल्टीज। और साथ ही साथ इन्होंने हमारी हेल्प करी कि हम क्रोनोलॉजिकल, यानी कि एक और क्रोनोलॉजिकल बोले तो एक ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है ना, यानी कि एक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, कि कैसे हमें इवेंट का रिकॉर्ड बनाना है। इन सारी डिफिकल्टीज को लेकर के जो भी हमें प्रॉब्लम थी, इन लोगों ने सॉल्व करी, हेल्प करी उसे सॉल्व करने में, ठीक है। अब आता है मौर्य पीरियड, ठीक है। मौर्य जो कि 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक थे, ठीक है। मौर्य हिस्ट्री को कहाँ से लिया गया, इसके सोर्सेज ये हैं। फर्स्ट इज कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। मैगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज में एक एम्बेसडर थे, जो जिसे कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है। उन्होंने इंडिका एक बुक लिखी थी जिसमें कि चंद्रगुप्त के पूरे राज्य का वर्णन था, कैसे शासन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशल क्या था, कल्चर क्या था, आर्किटेक्ट क्या था, वगैरह वगैरह। और विशाखा दत्ता जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी थी, वहां से हमने लिया है। मालविगनी मित्रम जो कि कालिदास ने लिखी थी, वहां से हमने लिखा। दूसरा और है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से लिखा, पुराणों से लिखा, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर्स, ठीक है, उस वहां से हमने लिया, जहाँ पे इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसको जटाकाश बोला जाता है। फिर है सीलोनीज बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दीपवश्मा एंड महावश्मा, ठीक है, वहां से हमने लिया। तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्या, ठीक है, दिव्या वंदना, वहां से हमने लिया। और अशोक के जो रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हैं, वहां से हमने लिया, ठीक है। अशोक के जो रॉक शिलालेख हैं, वहां से इन जगहों से हमने लिखा, जो कि प्रकृति लैंग्वेज जहां पर यूज्ड की गई है, अशोक की जो पर्वत शिलालेख हैं, ठीक है, वहां पर। एंड स्तूपास, केव्स, ठीक है, स्तूपास से हमने लिया, केव से हमने लिया, ठीक है। और विहारास जो भी मौर्यन टाइम्स में बने हुए थे, उन सब चीज जगहों से हमने इनको लिया है, ठीक है। अब है ओरिजिन ऑफ मौर्याज। मौर्याज का ओरिजिन कैसे हुआ? द पुराण से डिस्क्राइब्ड देम एज अ शूद्रा। पुराण बोलते हैं कि मौर्यन शूद्र थे, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्ता ने लिखी है, वो उन्होंने एक टर्म यूज किया, एक वर्ड यूज किया कि ये कुलहीन थे, ठीक है। जस्टिन जो कि क्लासिकल राइटर था, यानी कि जस्टिन जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, बिकॉज जब चंद्रगुप्त की शादी होती है सेल्यूकस निकेटर से, ठीक है, जो कि अलेक्जेंडर का जनरल था, ठीक है। अलेक्जेंडर ने जो भी राज्य जीता था, वो अपने कमांडर को, यानी कि जनरल को दे दिया था, और उससे बोला था कि तू यहाँ का देख रेख करेगा, भारत के जो भी राज्य मैंने जीते हैं, वहाँ के सारे रूल्स वगैरह, वहाँ के देख रेख उन राज्यों की तुम संभालोगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो जो हेलेना थी वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, जिसने कि चंद्रगुप्त के साथ शादी की थी। तो चंद्रगुप्त और हेलेना का बेटा था जस्टिन, ठीक है। उसने डिस्क्राइब किया है कि चंद्रगुप्त, यानी कि जस्टिन का पिताजी थे, ठीक है, चंद्रगुप्त, जो कि एक आदमी है हम्बल ओरिजिन का, ठीक है। द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमाना जो कि 150 AD में जो बनी थी, उसने सजेस्ट किया कि ये वैश्य ओरिजिन के हैं, ठीक है। सम पीपल से द मौर्य बिलोंग टू द मौर्य ट्राइब्स। कुछ लोग बोलते हैं कि जो मौर्याज हैं वो बिलोंग करते हैं मौर्य ट्राइब से, ठीक है। फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि 322 BC से लेके 298 BC तक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के, ठीक है। उसके बाद आए बिंदुसार, ठीक है, जो कि 298 BC से लेके 273 BC तक थे। फिर उसके बाद आया अशोक, जो उसकी 273 BC से लेके 232 BC तक था, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स हैं चंद्र मौर्यन डायनेस्टी के टाइम्स की, तो प्लीज देख लीजिएगा ना, ठीक है, ताकि तो आपको समझ आ जाए। अब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही डिथ्रोन्ड द लास्ट नंदा रूलर धनानंद एंड ऑक्यूपाइड द पाटलिपुत्र इन 322 BC विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य जिसने कि नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर था धनानंद, उसको गद्दी से हटाया था, ठीक है, और ऑक्यूपाई किया था, हासिल किया था पाटलिपुत्र को 322 बीसी में, ठीक है, और चाणक्य की मदद से। चाणक्य जो कि अर्थशास्त्री थे, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है। इन 305 बीसी ही डिफीटेड द सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। 305 बीसी में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, जो कि अलेक्जेंडर का यानी कि सिकंदर का जनरल था, ठीक है। सिकंदर के जीते हुए राज्यों की देखरेख करता था ये बंदा, ठीक है, ये संभालता था। वो सरेंडर अ वास्ट टेरिटरी इंक्लूडिंग, ठीक है। जब 305 में चंद्रगुप्त ने इसको हराया तो उसने क्या करा कि काफी सारी जो उसका राज्य था, ठीक है, जिसमें कि हीरत, काबुल, कांधार, बलूचिस्तान, ठीक है, उसने चंद्रगुप्त के सामने उसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। और 500 जो हाथी थे उन्हें रिटर्न किया और एक संधि, एक ट्रीटी कर ली, संधि कर ली दोनों ने आपस में कि हिंदुकस बिकम द बाउंड्री बिटवीन दियर स्टेट्स, और हिंदुकस उन दोनों के राज्य के बीच की बाउंड्री बनेगी, ठीक है। मेगास्थनीज वाज द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय द निकेटर। मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, जिन्हें कि चंद्रगुप्त की कोर्ट में भेजा गया था निकेटर के द्वारा। चंद्रगुप्त बिकम अ जैन एंड वेंट टू द चंद्रागिरी हिल। चंद्रगुप्त लास्ट में जैन बन गए थे और ये चंद्रागिरी हिल यानी कि सरवन बेलागोला कर्नाटका में वहां चले गए थे भद्रबाहु के साथ, ठीक है। ट्रेड फ्लोरिस्ट, एग्रीकल्चर वाज रेगुलेटेड, वेट एंड मीजर्स वेयर स्टैंडर्डाइज्ड। उस टाइम पे बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा था, ट्रेड व्यापार अच्छा बढ़ रहा था आगे, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी भी सब रेगुलेटेड थी, वेट एंड मीजर्स वेयर स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। जो वेट थे, ठीक है, मीजर्स थे, ठीक है, वो भी स्टैंडर्डाइज्ड हुए, मीन्स की समथिंग टू कंफर्म टू अ स्टैंडर्ड, मतलब कि एक कुछ चीजों का कि ठीक है कंफर्म किया गया है स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब कि वेट मीजर्स जो भी थे इन्हें कंफर्म किया गया, एक स्टैंडर्ड दिया गया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड में इन्हें कंफर्म किया गया, ठीक है। एंड मनी केम इनटू एन एग्जिस्टेंस, और जो पैसा है वो भी एग्जिस्टेंस में आने लगा और रजिस्ट्रेशन होने लगा कि डेथ और बर्थ का, ठीक है। टैक्सेशन, सैनिटेशन एंड फेमिना रिलीफ बिकम द कंसर्न ऑफ द स्टेट्स। टैक्सेशन, टैक्स हो गया, यानी कि सैनिटेशन स्वच्छता, फेमिना रिलीफ यानी कि अकाल राहत, ठीक है, जो कि स्टेट का उस राज्य का कंसर्न होने लगा, मतलब कि उस चीज पे वो ज्यादा ध्यान देने लगे, कंसर्न करने लगे, ठीक है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। चंद्रगुप्त जिन्हें सक्सीड किया उनके बेटे बिंदुसार ने। बिंदुसार इज नोन टू द ग्रीक एज अमित्रोचैट और अमित्र गाथा, ठीक है। बिंदुसार को ग्रीक लोग बोलते थे, ठीक है, ग्रीक में उन्हें अमित्रोचैट और अमित्र गाथा बोला जाता था। बिंदुसार आस्क्ड एंटियोचोस फर्स्ट ऑफ सीरिया टू सेंड सम स्वीट वाइन एंड ड्राइड फिग्स एंड अ सोफिस्ट, ओके। बिंदुसार वाज पैट्रोनाइज्ड द आजीविका, ठीक है। बिंदुसार मतलब कि आजीविका के संरक्षण थे, को संरक्षण थे, ठीक है, ये बोल सकते हैं। Bindusar he defeated the ruler of 16 kingdoms and spread his kingdom across the whole Indian subcontinent except कलिंगा एंड साउथ इंडिया, ठीक है। इन्होंने 16 राज्यों के राजाओं को हराया था और अपने राज्य का काफी हद तक विस्तार किया था पूरे भारत में, ठीक है, कलिंग और साउथ इंडिया को छोड़ के, ठीक है। फिर आए अशोक लाइफ, देयर इज अ स्ट्रगल फॉर थ्रोन अमंग द प्रिंसेस ऑन द डेथ ऑफ बिंदुसार, ठीक है। अशोक की लाइफ में काफी सारा स्ट्रगल था राजा बनने के लिए, ठीक है, प्रिंस होने के बावजूद भी बिंदुसार की मृत्यु के बाद। ऐसा माना जाता है कि अशोका किलिंग हिज 99 ब्रदर एंड स्पेयर्ड टिशा द यंगेस्ट वन इज द राधा गुप्त द मिनिस्टर ऑफ बिंदुसारा हेल्प्ड हिम इन अ स्ट्रगल। ऐसा माना जाता है कि कहा जाता है इतिहास में कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था और केवल एक टिशा जो था जिसको छोड़ा था, जो कि सबसे छोटा था, ठीक है। और राधा गुप्त जो कि बिंदुसार का मिनिस्टर था, उसने अशोक के स्ट्रगल में, संघर्ष में मदद की थी। उसके बाद अशोक राजा बना था, ठीक है। अंडर द अशोका द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स। जब अशोका के अंडर मौर्यन एम्पायर बहुत ज्यादा क्लाइमेक्स में पहुंच गया था, ठीक है, बहुत राज्य का बहुत विस्तार होने लगा। फर्स्ट टाइम द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लिविंग ओनली द साउथ अंडर द कंट्रोल ऑफ हिम। पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा भारत यानी कि पूरा कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट केवल साउथ को छोड़ करके सब अशोक के कंट्रोल में था, ठीक है।
अशोका फॉट द कलिंगा वॉर इन 261 बीसी। अशोका ने कलिंग के साथ युद्ध किया था 261 बीसी में, बिकॉज कलिंग जो था वो वॉज अ इम्पॉर्टेंट एज इट कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू द साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। बिकॉज कलिंग जो था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उसने कंट्रोल किया था जो भी लैंड और सी रूट है टू द साउथ इंडिया, ठीक है, लैंड और सी रूट जो है साउथ इंडिया का और साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है, उस पर कब्जा किया हुआ था। इन कलिंगा वॉर डेथ डिस्ट्रक्शन सफरिंग ही सॉ। कलिंग के युद्ध में उसने देखा कि लोग मर गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई, कि कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, सह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके अशोक का मन पिघल गया। दैट थिंग्स कम्प्लीटली चेंज। इन सारी चीज़ों ने अशोक की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। उसने डिसाइड किया कि वो आगे कभी और युद्ध नहीं करेगा, ठीक है। आफ्टर दिस ही चेंज्ड हिज पॉलिसी ऑफ ऑक्यूपेशन। भैरी घोषा वॉज रिप्लेस्ड बाय द धामा घोषा, ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद अशोक ने अपना जो कब्जा ऑक्यूपेशन यानी कि दूसरे राज्यों को अपने राज्य में विलय करने का जो उसका तरीका था, वैरी घोषा यानी कि युद्ध करके, ठीक है, मार करके लोगों को, इस तरीके उस चीज़ों को छोड़ करके वो धामा घोषा यानी कि धर्म के रास्ते पर निकल पड़ा। अशोका एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अ प्रियदर्शी देवनाम प्रिया। अशोका ने एज्यूम किया टाइटल प्रियदर्शी एंड देवनाम प्रिया का। इन द सारनाथ इंस्क्रिप्शन ही अडॉप्टेड द टाइटल धर्म घोषा, धर्माशोका, ठीक है। जो सारनाथ इंस्क्रिप्शन है उसमें इसने अडॉप्ट किया है, एक टाइटल इसे दिया गया है, ऐसा लिखा गया है उस इंस्क्रिप्शन में, धर्माशोका, ठीक है। अशोका के रॉक एडिक्स हैं, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्स अ सेट ऑफ 14 इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द फॉलोइंग 8 प्लेसेस, ठीक है। जो 14 इंस्क्रिप्शंस है जो कि 8 प्लेसेस में मिल रही हैं, ठीक है। ये जो प्लेसेस है धौली, गिवनाव, ठीक है, जुगुड़ा, कलसी, मानसेहरा एंड साबास, गरजी, सोपारा एंड येना गरड़ी, ठीक है। जो माइनर रॉक एडिक्स हैं ये 13 प्लेसेस में मिली हैं, बैरत, ब्रह्मागिरी, गवीमथ, ठीक है, गजारा, जतिंगा, रामेश्वरा, मस्की, पालकी गुंडा एंड मिडाग्री, रूपनाथ एंड सासाराम और सिद्धापुर और सूरवा नगरी एंड वैरागुड़ी, ठीक है। कंटेंट क्या है रॉक एडिक्स के, यानी कि इसके जो 14 रॉक एडिक्स है। फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्स में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस, ठीक है, यानी कि एनिमल सेक्रीफाइसेस का प्रोहिबिशन मतलब उसको रोकना चाहिए, ठीक है। सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में इसमें बोला रिलेटेड टू द मेजर्स ऑफ अ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर यानी कि सोसाइटी के भले से रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड मेजर रॉक में है रिस्पेक्टिंग वंस पेरेंट्स, हर किसी के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट में क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ धामा नॉन वायलेंस टुवर्ड्स एनिमल्स, ठीक है। इम्पैक्ट की क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं धर्म के और अहिंसा एनिमल्स के लिए। फिफ्थ मेजर रॉक एडिक्ट में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ धामा महामंत्रास टू स्प्रेड द धामा, ठीक है ना, कि अपॉइंट करो धामा महामंत्रास को ताकि तो वो फैला सके धर्म को ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। सिक्स्थ मेजर रॉक एडिक्ट में क्या है कि वेलफेयर मेजर्स ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सेवंथ मेजर रॉक एडिक्ट में है पीस, बैलेंस ऑफ माइंड, फेथ एंड टॉलरेंस, ठीक है। एट्थ मेजर रॉक में है डिटेल ऑफ बौद्ध ट्री एंड धामा सूत्रा। और नाइन्थ मेजर रॉक एडिक्ट है सेरेमनी ऑफ धामा, कि धामा की सेरेमनी यानी कि उसे कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है ना, कैसे उसका सेरेमनी मनाई जाएगी, ठीक है, मतलब कि 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा, जब जब पूरा होगा कैसे उसे सेलिब्रेट किया जाएगा। 10th मेजर रॉक एडिक्ट में क्या लिखा हुआ है, अशोका डिजायर टू पॉपुलराइज, अशोका की इच्छा थी कि कैसे पॉपुलराइज करना धर्म को, ठीक है। 11th मेजर रॉक में क्या लिखा हुआ है, अप्रेजल ऑफ धामा, रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। और 12th मेजर रॉक में क्या है, प्रमोटिंग द रिलीजन ऑफ डिफरेंट फेथ, प्रमोट करना, ठीक है, बढ़ावा देना जो भी धर्म है डिफरेंट फेथ के, मतलब कि अलग अलग फेथ से जो भी रिलीजन्स आते हैं, यानी कि जो भी धर्म है अलग अलग फेथ को लेकर के उन सब चीज़ों को बढ़ावा देना। 13वां जो मेजर रॉक है उसमें है कलिंगा के डिस्ट्रक्शंस के बारे में लिखा गया है, ठीक है, और ग्रीक रूलर्स के बारे में मेंशन किया गया है। जो 14वां मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें नेचर ऑफ ऑल द अदर रॉक एडिक्ट्स है, उसमें बताया गया सारे जो दूसरे रॉक एडिक्ट्स हैं उनके नेचर्स को। 12 केव्स अशोका, टॉलरेंस एडिक्ट्स इन गया, ठीक है। ये जो केव ये अशोक के
सहने के बारे में कि अशोक कितना टॉलरेशन कैसा था अशोक का, उसके बारे में इसको गया बिहार में ये है, ठीक है, बताया गया। अब है पोस्ट अशोका पीरियड। द मौर्यन डायनेस्टी लास्टेड 137 ईयर्स। जो मौर्य डायनेस्टी थी उसने राज्य किया था 137 साल, ठीक है। द लास्ट मौर्यन रूलर बिरहादत्ता वॉज एसिनेटेड इन 185। जो लास्ट मौर्यन रूलर था बिरहादत्ता, ठीक है, था जो कि एसिनेट मतलब कि जिसे मारा गया था 185 बीसी में, उसके ही कमांडर इन चीफ जो कि पुष्यमित्र शुंगा था, ठीक है, हु स्टैब्लिश जिसने कि स्टैब्लिश करी, स्थापना करी शुंगा डायनेस्टी की। ओके, अब हम बात करते हैं मौर्यंस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि द किंग एंड द मंत्री परिषद, ठीक है। द किंग अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य यानी कि चाणक्य, ठीक है। देयर आर 7 एलिमेंट ऑफ द स्टेट्स, मतलब कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग 7 जो एलिमेंट होते थे एक राज्य के, जैसे राजा द किंग, अमात्य द सेक्रेटरीज, ठीक है, जनपदा यानी कि टेरिटरी, दुर्ग फोर्ट, कोशा यानी कि ट्रीजर्स यानी कि खजाना, ठीक है, सेना आर्मी एंड मित्रा फ्रेंड। द मंत्री परिषद में, ठीक है, द युवराज जो कि प्रिंस होंगे, ठीक है, द पुरोहित चीफ प्राइस्ट, ठीक है, द सेनापति द कमांडर एंड फ्यू अदर और मिनिस्ट्रीज, ठीक है। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इसमें क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन में आता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें था नॉर्थन प्रोविनेंस यानी कि उत्तर पथा जिसकी कैपिटल राजधानी थी तक्षशिला, वेस्टर्न प्रोविनेंस यानी कि अवंती राष्ट्र जिसकी कैपिटल थी उज्जैन, ठीक है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविनेंस प्राची जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, ईस्टर्न प्रोविनेंस जिसको कलिंगा जिसकी कैपिटल थी राजधानी थी तोशाली, ठीक है, साउथर्न प्रोविनेंस यानी कि दक्षिण पथा जिसकी कैपिटल थी सुरवानगरी। अब है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नागारक सिटी सुप्रिटेंडेंट है, ठीक है, नागारक सिटी सुप्रिटेंडेंट जिसकी की चीफ ड्यूटी ये होती थी कि मेंटेन करना लॉज और ऑर्डर्स को, ठीक है। अब है अकाउंट सिस्टम, 6 कमेटीज ऑफ 5 मेंबर्स। अकाउंट सिस्टम में 6 कमेटीज बनाई गई थी जिसमें कि हर एक कमेटी में 5-5 लोग थे, ठीक है। फर्स्ट कमेटी थी इंडस्ट्रियल आर्ट को लेकर के, दूसरी कमेटी थी एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन यानी कि विदेशियों का मनोरंजन कैसे किया जाए, तीसरी कमेटी थी रजिस्ट्रेशन करवाना है डेथ और बर्थ का, चौथी कमेटी थी व्यापार को लेकर के, ठीक है, पांचवी कमेटी थी पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो भी गुड्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहे हैं जो भी गुड्स, उनका पब्लिकली सेल करना, और छठी थी कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन द आर्टिकल सोल्ड, और छठा जो था कि कलेक्शन करना है जो भी आर्टिकल बिक रहा है उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसका कलेक्शन करना, ठीक है। आर्मी, दे मेंटेन द ह्यूज आर्मी, ये मेंटेन करते थे एक काफी विशाल आर्मी को। दे ऑल्सो मेंटेन अ नेवी, और ये नेवी को भी मेंटेन करते थे। आर्मी वॉज कैरिड बाय द बोर्ड ऑफ 30 ऑफिसर्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड इनटू 6 कमेटी। आर्मी जो कि कैरिड आती थी बाय बोर्ड 30 ऑफिसर्स जिसमें होते थे, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 6 कमेटी, और ये 6 कमेटी में डिवाइडेड थे। ईच कमेटी इज कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स ईच, हर एक कमेटी जिसमें कि 5-5 मेंबर्स थे, ठीक है। 30 ऑफिसर जो कि डिवाइडेड थे 6 कमेटीज में, और उन 6 कमेटी में हर एक कमेटी में 5 लोग हुआ करते थे। वो क्या 5 मेंबर, जैसे कि इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट, नेवी एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देयर वेयर 2 टाइप्स ऑफ डिटेक्टिव, 2 तरह के जासूस हुआ करते थे। एक तो था संस्थान यानी कि स्टेशनरी और संचारी वेंडरिंग, ठीक है। इकोनॉमी कैसी थी, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीसेंट्स वेराइड फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। टैक्स जो कि किसानों से कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, जो कि वेरी करता था, एक 1/4 से लेके 1/6 तक जो भी प्रोड्यूस हो रहा है। स्टेट ऑल्सो प्रोवाइड द इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि सेतु बंधा एंड चार्ज्ड वाटर टैक्स, स्टेट जो कि प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, राज्य इरिगेशन फैसिलिटीज यानी कि सेतु बंधा, ठीक है, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था, सेतु बंधा, और चार्ज्ड कर रहा था वाटर टैक्स, ठीक है। टोल ऑल्सो लेवाइड ऑन द कमोडिटीज ब्रॉट टू टाउन फॉर सेल, मतलब कि टोल उन सारी चीज़ों पर, प्रोडक्ट पे पड़ रहा था जिन्हें कि लेके आया जा रहा था, ठीक है, राज्य के अंदर, शहर के अंदर बेचने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट पोर्ट वॉज, ठीक है, 12 कच्चा, ठीक है, बरूच और सुपारा, ठीक है।
जो कि वेस्टर्न कोस्ट में थे, और ताम्रपट्टी इन बंगाल, ठीक है ना, जो कि ईस्टर्न कोस्ट में था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पंच मार्क्ड कॉइन्स, मोस्टली सिल्वर कॉइन यूज्ड इन ट्रांजेक्शन, ठीक है। इस पीरियड में पंच मार्क्ड एक सिक्के होते थे, ठीक है, पंच मार्क्ड के, यानी कि वो मोस्टली सिल्वर कॉइन्स होती थी जो कि ट्रांजेक्शन में यूज होती थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब है सोसाइटी। कौटिल्य इज नॉट एज रिजिड ऑन द वर्णा सिस्टम्स, ठीक है, मतलब कि कौटिल्य, ठीक है, मतलब कि वर्णा सिस्टम्स को लेकर के उनका काफ़ी कठोर नहीं थे वो, ठीक है। इस चीज़ का वर्णन नहीं है कि उस टाइम पे वर्णा सिस्टम्स होता था, यानी कि क्षत्रिय, ठीक है। रिडक्शन द गैप बिटवीन द वैश्य एंड शूद्रास, शूद्र और वैश्य के बीच में जो गैप था वो कम हो गया था, ठीक है। मैगस्थनीज स्टेट दैट द इंडियन सोसाइटी इनटू, मैगस्थनीज ने ये स्टेट दिया था कि उस वक्त इंडिया, भारत की जो इंडियन सोसाइटी थी, ठीक है, वो 7 भागों में डिवाइडेड थी। फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर, हर्ट्समैन, आर्टिशियन, ठीक है, मजिस्ट्रेट और काउंसलर्स। स्लेवरी वॉज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द मौर्यन रीजन्स, ठीक है ना, जो गुलामी थी, जैसे जो गुलाम होते थे वो रिकॉग्नाइज्ड हुई थी, यानी कि वो मौर्य के रीजन के दौरान, ठीक है। वुमेन्स हैव ऑक्यूपाइड हाई पोजीशन इन फ्रीडम्स, और वुमेन्स ने हासिल करी थी एक काफ़ी हाई पोजीशन और आज़ादी, उन्हें फ्रीडम मिली थी। एंड वुमेन्स आर परमिटेड टू हैव अ डाइवोर्स एंड रीमैरी एंड एम्प्लॉय एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड ऑफ द किंग स्पाइस, ठीक है। वुमेन्स को इतनी परमिशन थी कि वो तलाक ले सकती हैं, दोबारा शादी कर सकती हैं और एम्प्लॉयज यानी कि जॉब कर सकती हैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड ऑफ द किंग्स स्पाइस, ठीक है। मौर्यन आर्ट, अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर्स के, स्कल्पचर्स के, इंजीनियरिंग और पॉलिशिंग की, ठीक है। द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का जो महल था जो कि वुड से बना हुआ था, ठीक है। अशोका कंस्ट्रक्टेड एज गुड एज 84,000 स्तूपास, अशोका ने 84,000 स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर, स्कल्पचर बोले तो मूर्ति, ठीक है, ठीक है, जो और रॉक कटिंग रीज्ड, मतलब कि जो आर्ट था स्कल्पचर का, यानी कि मूर्ति आर्ट, और रॉक कटिंग यानी कि पहाड़ों को, चट्टानों को काटने का, वो उस टाइम पर बहुत, अशोका के टाइम पर बहुत आगे चला गया था, ठीक है, बहुत ऊंचाई पर पहुंचा था इन इट्स जीन्थ, ठीक है। 7 रॉक कट्स सेंचुरी लेइंग अबाउट 25 माइल्स नॉर्थ ऑफ गोवा, ठीक है। 7 जो रॉक कट सेंचुरीज हैं जो कि 25 माइल्स नॉर्थ ऑफ द गोवा, ठीक है, गोवा से अगर 25 माइल्स की दूरी पर नॉर्थ की तरफ देखें तो वहाँ पे आपको ये 7 रॉक कैट सेंचुरीज नजर आएंगी, ठीक है ना। द 4 ऑफ बराबर हिल्स 3 ऑन द नागार्जुना बिलोंग टू द अशोका टाइम्स, ठीक है, ठीक है। 4 जो बराबर हिल्स और 3 ऑन नागार्जुना जो कि अशोका के टाइम से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। केव आर अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ, और जो गुफाएं थी वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था मौर्यन आर्ट का। इट वॉज यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनी एंड ऑल्सो असेंबली हॉल, तो गुफाओं को उस टाइम पर, ठीक है, जो भी धार्मिक सेरेमनी हुआ करती थी, यानी कि धर्म से रिलेटेड जो भी सेरेमनीज हुआ करती थी, और असेंबली हॉल के तौर पर यूज़ किया जाता था। 4 लायन कैपिटल एट सारनाथ एंड सांची, ठीक है, 4, ठीक है, और सिंगल लायन कैपिटल एट रामपुरवा एट ल्यूरिया नंदगढ़, ठीक है, सिंगल लायन कैपिटल थी। एंड सिंगल बुल कैपिटल एट रूपुरवा, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड द स्टोन मैसोनरी ऑन द लार्ज स्केल्स, ठीक है, उस टाइम पे स्टोन, ठीक है, मैसोनरी जिसको कि लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि पत्थर पर कलाकारी या पत्थर की कलाकारी से रिलेटेड समथिंग। द एग्जिस्टेंस ऑफ द 80 पिलर हॉल्स have been discovered at the कुमराहर on the outskirt of the पटना, ठीक है। 80 पिलर हॉल जो कि एग्जिस्टेंस में है, जिसे डिस्कवर किया गया, ठीक है, 80 पिलर का हॉल, 80 पिलर हॉल, ठीक है, ये कुमराहर जो कि पटना के आउटस्कर्ट्स में है, ठीक है। द मोस्ट फेमस स्तूपा आ रहा सांची एंड बरहूद, जो कि काफ़ी फेमस स्तूपा है सांची और बरहूद की, ठीक है ना। एंड द पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन ऑफ द मौर्यास के पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन, और जो कि कैरी कर रहे हैं पीकॉक का सिंबल, यानी कि मोर का सिंबल जिनमें बना हुआ है। द फिगर ऑफ यक्षा एंड यक्षनी, ठीक है, फाउंड इन बैसनागर दाइदरागंज,
ठीक है। यक्षा और यक्षिणी के जो फिगर्स मिले हैं वैसनागर, दादरागंज, ठीक है, वहां पर। एंड नॉर्थन ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर एंड टेराकोटा फिगरिंग वाज वेयर द अनदर आइटम्स ऑफ द पॉपुलर आर्ट, ठीक है। जो नॉर्थन ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर और टेराकोटा फिगरिंग जो कि दूसरे आइटम्स हैं उनकी पॉपुलर आर्ट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है, जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड।